मैं 25 साल का नौजवान था। शहर से पढ़ाई पूरी करने के बाद मैं गांव आ गया। मेरे पिता रंजीत सिंह गांव के बड़ी जमींदार थे। गांव वापस आकर मैंने बहुत जल्द ही पिताजी का कामकाज समझ लिया था। पिताजी की आमदनी का जरिया खेतों में उगने वाली फसलें थी। खेतों में काम करने वाली मजदूर औरतों से मैं बड़े अदब से पेश आता था और उनकी सुख सुविधाओं का भी ध्यान रखता था। एक दिन मेरे खास गुर्गे सागर ने दबी जबान से मजदूरों पर इस मेहरबानी की वजह पूछी तो बदले में मैं सिर्फ मुस्कुरा कर रह गया था। कुछ भी हो, ये जो यहाँ काम करने वाली औरतें हैं ना, इनके साथ सेक्स करने में बहुत मजा आएगा। मैंने खेतों में काम करती हुई एक मजदूरन के खुले पेट और उसकी छाती को घूरते हुए कहा। मेरी आंखों में हवस छाई हुई थी। क्या छोटे साहब, ये तो सब नीची जात की औरतें हैं, आप भला इनके साथ क्यों खुद को गंदा करेंगे? सागर ने कहा। मैंने कहा, इन औरतों का शरीर मेहनत करके कसावट से भर जाता है और जब इनके साथ जबरदस्ती की जाती है ना, तब बड़ा मजा आता है। आज सागर मेरा यह नया रूप देख रहा था। शहर जाकर पढ़ाई कर लेने के बाद भी मैं गांव की मजदूर औरतों में सेक्स तलाश रहा था। एक दिन मेरे पिता ने मुझे समझाया कि अब समय बदल गया है। गांव के लोग इतने सीधे साधे नहीं रह गए हैं कि उन्हें आसानी से बेवकूफ बनाया जा सके। आज गांव में भी मोबाइल फोन पहुंच गया है, जिसके चलते जागरूकता आ गई है। इसलिए बहुत जरूरी है कि गांव की जनता को दबाकर नहीं, बल्कि उन्हें अपनेपन के दिखावे से जीता जाए। पिताजी की बात मुझको समझ में आ गई थी, इसलिए मैंने इस गांव के लोगों के दिलों में अपनी जगह बनानी शुरू कर दी और इस काम के लिए सोशल मीडिया को हथियार बनाया। मैं गांव के बड़े बुजुर्गों को जरूरत की चीजें दान में देता और सोशल मीडिया पर अपनी दानवीरता के फोटो डालकर प्रचार प्रसार करता था। सर्दियों के दिन थे। मैं अपनी गाड़ी में बैठकर शहर की ओर जा रहा था। इतने में मेरी नज़र गांव की एक लड़की किरण पर पड़ी, जो अपनी बकरी के पीछे पीछे दौड़ी जा रही थी। किरण की छाती पर कोई भी दुपट्टा नहीं था। उसका कुर्ता भी उसके सीने से चिपक गया था, जिससे उसकी गोलाइयां साफ दिख रही थी। मेरी गंदी नज़र किरण की छाती पर अटक कर रह गई। मेरी आंखों में हवस के लाल डोरे तैरने लगे। सागर मेरी मनसा को समझ गया और बोला, हुजूर, माल पसंद आ गया हो तो बताएं। मैं सागर की तरफ देखकर कुटिलता से मुस्कुराने लगा। फिर क्या था, गाड़ी चलाते हुए सागर ने किरण की तरफ बढ़ा दी और उसके पास पहुंचते ही गाड़ी रोककर सागर ने किरण को गाड़ी के अंदर घसीट लिया। किरण घबरा गई थी, पर सागर के आगे सिर्फ हाथ पैर पटक कर ही रह गई। सागर ने उसे कार की पिछली सीट पर पटक दिया, जहां पर मैं उसे ललचाई नजरों से घूर रहा था। मैं किरण के भीगे बदन को अपने होठों से चाटने लगा और उसके कपड़ों को फाड़ने की कोशिश करने लगा। किरण ने बचने की बहुत कोशिश की, पर मैं उसके शरीर में प्रवेश कर चुका था। किरण की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे, पर मैं तो अपनी हवस मिटाने में लगा हुआ था और मेरा पालतू सागर आगे सीट पर बैठा हुआ गाड़ी चला रहा था और बीच बीच में नजर उठाकर सामने लगे आईने में पीछे का नजारा देख भी लेता था। लस्त-पस्त हालत में मैंने किरण को गाड़ी से नीचे फेंक दिया। उसके शरीर से खून रिस रहा था। थोड़ी देर बाद वह उठी और गांव के बाहर उफनती नदी में कूदकर अपनी जान दे दी। किरण की खुदकुशी कुछ दिनों तक आसपास के गांवों में चर्चा की बात बनी रही। मैं पहले तो खबर से थोड़ा घबराया, पर फिर मैंने इस मौके का फायदा उठाया और गांव में यह बात फैला दी कि किरण की मौत एक हादसा थी, जो उफनाती नदी में डूबकर हुई। इसके बाद मैंने अपने पास से 20,000 रुपये पीड़ित परिवार को दिए और सोशल मीडिया पर इसके फोटो भी अपलोड कर दिए। अब तो मैं तानाशाह हो चुका था। गांव में किसी की भी इज्जत पर हाथ डालना मेरे लिए बाएं हाथ का खेल बन गया था। एक दिन की बात है, मैं शहर जाने की तैयारी कर रहा था कि तभी मुझसे मिलने 40 साल की गीता नाम की एक औरत आई। उसकी 18 साल की बहन भी साथ में थी।
मैंने उन दोनों का हाथ जोड़कर स्वागत किया और ड्राइंग रूम में बिठाकर आने की वजह पूछी तो गीता ने बताया कि वह कमजोर और बेरोजगार औरतों को अपने पैरों पर खड़ा होना सिखाती है। इसके लिए वह उन्हें उद्योग लगाने की ट्रेनिंग भी देती है और उसके बाद अगर 10-12 औरतें मिलकर इस काम को उद्योग की शक्ल देना चाहें तो वह उन्हें सरकार से लोन भी दिलवाने में मदद करती है। मेरे कान तो गीता की बातें सुन रहे थे, पर मेरी आंखें लगातार गीता के जिस्म पर घूम रही थी और बीच बीच में मैं उसके कमसिन बहन की जवानी को भी तौल रहा था। मैं सोचने लगा कि यह गीता तो काम की औरत है। मैंने गीता को अपने गांव की औरतों को काम सिखाने की रजामंदी दे दी और उनके रहने का इंतजाम अपनी हवेली के गेस्ट रूम में करा दिया। अगले दिन से ही गीता ने गांव की औरतों से मिलना और उन्हें काम के बारे में बताना शुरू किया। बाहर से आई गीता के समझाने का अंदाज गांव की औरतों को बहुत पसंद आया और वे उन्हें सहयोग करने के लिए राजी हो गईं। मुझको गीता के काम चलने या न चलने से कोई मतलब नहीं था, बल्कि मेरी हवस भरी नज़र तो गीता की छोटी बहन रश्मि पर थी। रश्मि अपने उम्र के बाकी लड़के लड़कियों की तरह उसे भी अपने मोबाइल फ़ोन बहुत प्यारा था। वह गांव में मोबाइल के कैमरे से फोटो और वीडियो बनाया करती थी। एक दिन मैं रश्मि के पास पहुंचा और मोबाइल फ़ोन से वीडियो बनाने का राज पूछा तो रश्मि ने बताया, मैं अच्छी लोकेशन की रील्स बनाती हूँ जिन्हें बाद में मैं अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर अपलोड करती हूँ। सोशल मीडिया तो मैं भी इस्तेमाल करता हूँ और मैं यह भी जानता हूँ कि ये रील्स बनाने के लिए तुम्हें अच्छी लोकेशन चाहिए। मैंने रश्मि के लिए जाल बिछाना शुरू कर दिया था और रश्मि उसमें फंस भी गई थी। अगले दिन गीता जब औरतों को काम सिखा रही थी तब मैं रश्मि को लोकेशन दिखाने के बहाने अपनी गाड़ी में शहर की ओर जाने वाली रोड पर ले गया। रश्मि भी गीता को बताए बिना ही मेरे साथ चल दी थी। जैसे ही गाड़ी ने रफ्तार पकड़ी, मैंने रश्मि के सीने पर हाथ रख दिया। रश्मि चौंक गई और उसने दूर होना चाहा, पर मैंने उसे अपनी बाहों में जकड़ लिया और फिर उसके कपड़े तन से जुदा कर दिए। गाड़ी की पिछली सीट पर ही रश्मि की बदन से मैं खेलने लगा। रश्मि किसी तरह गीता के पास पहुंची और अपने साथ हुए जुल्म के बारे में सब कुछ कह सुनाया और यह भी कहा कि गीता उसे जहर देकर मार दे क्योंकि अब वह जिंदा नहीं रहना चाहती। गीता ने रश्मि को हिम्मत बंधाई और कांपते हाथों से मोबाइल फोन से पुलिस का नंबर डायल कर दिया, पर तुरंत ही उसे काट भी दिया। वजह गीता पूरे गांव में मेरा दबदबा अच्छी तरह देख चुकी थी और फिर वह अच्छी तरह जानती भी थी कि पैसे वाले द्वारा रेप किए जाने के बाद ज़्यादा कुछ होता नहीं है, पीड़िता से बेकार की पूछताछ और मीडिया में आने वाली खबरों के अलावा। गीता ने रश्मि को समझाया कि मरने की ज़रूरत नहीं है, उसको उसकी सज़ा ज़रूर मिलेगी। गीता ने अपने मोबाइल फ़ोन से अपनी सहेली सीमा का नंबर डायल कर दिया और बोली, तू हमेशा कहती थी ना कि तू मेरे किसी भी काम कैसे आ सकती है, तो आज समय आ गया है तुझे मेरे काम आने का। फिर गीता ने सीमा को अपने इस गांव में आने तक की कहानी बताने के साथ साथ उसे यहाँ आने का न्योता भी दे दिया। अगले दिन गीता के साथ एक लड़की मेरी कोठी में दाखिल हुई। उस लड़की की उम्र 22 साल के आसपास थी। गुलाबी टी शर्ट और नीली जीन्स में उसके शरीर के सभी उभार और भी सेक्सी लग रहे थे। मैंने गीता के साथ एक नई लड़की को देखा तो फौरन आगे पहुंचकर उनकी आवभगत में लग गया। गीता ने उस लड़की का नाम बताया और यह भी बताया कि सीमा को उसकी कंपनी ने उसकी मदद के लिए भेजा है। सीमा बला की खूबसूरत लग रही थी। मैं मन ही मन अपने अगले शिकार के तौर पर सीमा को देख रहा था। एक दिन मैंने गीता और सीमा से कहा, पास वाले गांव में ही हमारे पुरखों की हवेली है, आप दोनों चाहें तो हमारे साथ घूमने चल सकती हैं। गीता ने तबीयत खराब होने का बहाना बनाया और सिर्फ सीमा को अपने साथ ले जाने को कहा। गाड़ी चल दी थी और मैंने सीमा को कोल्ड ड्रिंक ऑफर की तो सीमा ने मुस्कुराकर उसे बच्चों की ड्रिंक बटाकर
पीने से मना कर दिया। सीमा का ऐसा खुलापन मुझको बहुत अच्छा लगा, तो मैंने अपने बैग में बंद शराब की बोतल निकाल ली और चलती गाड़ी में ही पीने पिलाने का दौर शुरू हो गया। मैंने सीमा को भी शराब ऑफर की, जिसे उसने मुस्कुराकर स्वीकार कर लिया। तकरीबन आधे घंटे की ड्राइविंग के बाद ही मैंने सीमा की जांघों को सहलाना और उसके होठों को चूमना शुरू कर दिया। सीमा को अच्छी तरह पता था कि उसे आसानी से हाथ नहीं आना है और कितने नाज नखरे दिखाने हैं। उसके ये नखरे मेरी हवस को और बढ़ा रहे थे और आखिरकार चलती गाड़ी में ही हवस का खेल शुरू हो गया। कुछ देर में ही मैं निढाल हो गया। अगले दिन सुबह मेरे मोबाइल पर गीता का एक मैसेज आया, एक वीडियो भेज रही हूँ, इसे देखते ही तेरी सारी पुरखों की अतड़ियाँ भी फट जाएंगी। मुझको कुछ समझ नहीं आया। मैंने मोबाइल फोन पर रिसीव हुआ मैसेज देखना शुरू किया। यह मेरी गाड़ी में बना हुआ वीडियो था, जिसमें मैं नंगी हालत में कार की सीट पर लेटा हुआ था और मेरे ऊपर सीमा थी। वीडियो देखते ही मेरा गुस्सा सातवें आसमान पर जा पहुंचा। तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरा वीडियो बनाए? रुक, अभी आकर तुझे बताता हूँ। गीता ने ठंडे स्वर में मुझे बताया कि इस सबसे कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि वह अपनी बहन रश्मि और सीमा के साथ गांव छोड़ चुकी है और अगर वह 5 लाख रुपए उसके खाते में जमा नहीं करेगा तो यह वीडियो बहुत जल्द ही सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया जाएगा। मुझको इस वीडियो से बचने का कोई रास्ता समझ नहीं आया, इसलिए मैंने पैसे देकर जान छुड़ाने की बात ही ठीक समझी और गीता द्वारा दिए गए खाते के नंबर पर पैसे ट्रांसफर कर दिए और गीता से गुजारिश की कि अब वह ईमानदारी से वीडियो को डिलीट कर दे। गीता ने कहा, पहले तू वादा कर आज के बाद किसी लड़की के साथ कोई गलत काम नहीं करेगा। मैंने गीता से वादा किया, अब मैं किसी लड़की के साथ गलत काम नहीं करूंगा और सच्चे दिल से सबकी मदद करूंगा। तब गीता बोली, यह वीडियो मैं डिलीट नहीं करूंगी और अगर तूने कोई गलत काम किया तो यह वीडियो मैं सोशल मीडिया पर अपलोड कर दूंगी। इतना कहकर गीता ने फोन काट दिया। अब मैं अपने किए पर बहुत पछता रहा था और आगे से कोई भी गलत काम न करने की कसम खा ली। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।